हमने राजनांदगांव जिले के पार्ट 1 में कुछ जगहों को डिटेल में देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 में अन्य तथ्यों को, राजनांदगांव जिले से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तृत रूप से देखेंगे। तो हमने आपको जोड़ दूं, पिछले क्लासेस में हमने ब्रिजवानी की घाटी, चिचोला नाका, डोंगरगढ़, पीटीसी, राजनांदगांव, इंदवानी, जोरा तरई और टेडेसरा, जो कि इंदवानी, जोरा तरई और टेडेसरा एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में है, इन जगहों को हमने विस्तृत रूप से देखा था। अब हम लोग आगे की बात करें तो अगर राजनांदगांव जिले में देखें तो खैरागढ़ की बात करें तो खैरागढ़ आमनेर, मुस्का और पिपरिया 3 नदियों के संगम पर स्थित है। आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये 3 नदियों के संगम पे स्थित है खैरागढ़। यहीं खैरागढ़ में अगर बात करें तो खैरागढ़ में ही इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है। स्थापना वर्ष देखें, स्थापना वर्ष की बात करें तो 1956 में, वर्ष 1956 में इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ में किया गया था। और यह किया गया था राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और उनकी पत्नी पद्मावती ने अपनी पुत्री, जो कि एक संगीत प्रेमी थी, इंदिरा के नाम पे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह भारत सहित एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और पद्मावती के राजमहल में ही स्थापित किया गया है। और उस राजमहल के एक भाग का नाम है कमल विलास, वहाँ पे स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय किनके नाम पे है, स्थापना वर्ष क्या है, और यह 3 नदियों के कौन से 3 नदियां हैं जिनके संगम पर यह स्थित है, खैरागढ़ जगह। तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, जो कि राजा वीरेंद्र बहादुर और पद्मावती की पुत्री थी, जो कि एक संगीत प्रेमी थी, उन्हीं के नाम पे इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में किया गया। उनके महल के एक भाग कमल विलास में इसकी स्थापना की गई है। साथ ही साथ देखें तो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी सहित कर्नाटक शैली में गायन, वादन, चित्रकला और नृत्य से संबंधित डिप्लोमा और डिग्री के उपाधि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इस तरह देखें इसमें तो हिंदुस्तानी सहित कर्नाटक शैली में, हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक शैली में गायन, वादन, नृत्य और चित्रकला आदि विधाओं से संबंधित उपाधि एवं डिप्लोमा के पाठ्यक्रम यहाँ पे चलाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा खैरागढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार ये पूछा गया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में है, कौन सी नदियों के तट पे स्थित है और यह किसके नाम पे है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरह अगर बात करें छुई खदान की, छुई खदान में देखें तो छुई खदान ऐतिहासिक रूप से
वर्ष 1938 में यहाँ पे जंगल सत्याग्रह और किसान आंदोलन हुए हैं। किसान आंदोलन की बात करें तो इनके नेतृत्व करता थे राम नारायण मिश्र, और जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे समारू बरई। इस तरह से अगर देखें तो छुई खदान में किसान आंदोलन और जंगल सत्याग्रह। वर्ष 1938 में किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे राम नारायण मिश्र और जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता थे समारू बरई के नेतृत्व में छुई खदान में आंदोलन हुआ है। इस तरह से आगे देखें तो डोंगरगांव एक विधानसभा क्षेत्र है। अंबागढ़ चौकी के पास ही पानाबरस की पहाड़ी है। मोहला मानपुर क्षेत्र एक एसटी विधानसभा रिजर्व एरिया है। इसी तरह से अब नदियों की अगर बात करें, नदियां अगर देखें तो प्रमुख रूप से यहाँ से शिवनाथ नदी के उद्गम की अगर बात करें तो पुराने सर्वे के अकॉर्डिंग इनका उद्गम अंबागढ़ चौकी के पास पानाबरस की पहाड़ी से माना जाता था। अब नए सर्वे के अकॉर्डिंग इसका उद्गम गढ़चिरौली महाराष्ट्र माना जाता है। लंबाई की अगर बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लंबी के लिए मैं तीर अपर साइड का यूज़ किया हूँ। शिवनाथ नदी का उद्गम गढ़चिरौली महाराष्ट्र नए सर्वे के अकॉर्डिंग, पुराने सर्वे के अकॉर्डिंग पानाबरस की पहाड़ी जो अंबागढ़ चौकी में स्थित है। लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह सहायक नदी है महानदी की सहायक नदी है और यह महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। शिवनाथ नदी की बात करें तो शिवनाथ नदी 7 जिलों में से होकर प्रवाहित होती है और जांजगीर चांपा जिले में जाके शिवरी नारायण के पास यह महानदी में समाहित हो जाती है। अगर जिलों की अगर बात करें तो राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, इस तरह से 7 जिलों में प्रवाहित होती है शिवनाथ नदी। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में विभाजित करती थी। 36 गढ़ों को 2 भागों में विभाजित करती थी। 18 गढ़ों में छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ थी, उसको यह 2 भागों में 18 गढ़ों में यह शिवनाथ नदी विभाजित करती थी। इस तरह से प्रमुख नदी के रूप में देखें तो शिवनाथ नदी। साथ ही साथ अगर बात करें अन्य नदियों में तो कोटरी नदी। अन्य नदियों की अगर बात करें तो कोटरी नदी जो कि मोहला मानपुर क्षेत्र से इसका उद्गम माना जाता है। कोटरी नदी उद्गम अगर देखें तो मोहला मानपुर क्षेत्र में इस नदी का उद्गम है कोटरी नदी का। अगर लंबाई अन्य नाम की अगर बात करें, अन्य नाम अगर देखें तो इसे परलकोट नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लंबाई की अगर बात करें तो 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है।
इस तरह से प्रमुख नदियों में शिवनाथ नदी और कोटरी नदी के बारे में देखें। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदियों के नाम जो कि अन्य नामों से जाने जाते हैं अक्सर वो पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कोटरी नदी, जिसे अन्य नाम हम परलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं। लंबाई 135 किलोमीटर और यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होकर इंद्रावती नदी में समाहित हो जाती है। मीन्स इंद्रावती नदी की सहायक नदी है कोटरी नदी। और भी देखें तो सुरही नदी एक छोटी सी नदी है। सुरही नदी राजनांदगांव जिले में प्रवाहित होती है। सुरही नदी राजनांदगांव जिले में प्रवाहित होती है। इस तरह से नदियों को हमने देखा। साथ ही साथ देखें अगर बांध या नदी परियोजना की अगर बात करें, बांध या नदी परियोजना की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से राजनांदगांव जिले में जो कि धारा, रूसे, पिपरिया, मरिया मोती, धारा, रूसे, पिपरिया, मरिया मोती, मोंगरा बैराज, साथ ही साथ देखें तो सूखा नाला परियोजना और सुरही परियोजना। इस तरह से देखें तो सात धारा, रूसे, पिपरिया, मरिया मोती, मोंगरा, सूखा और सुरही परियोजना हमें राजनांदगांव जिले से मिलेंगे। कई बार ये पूछा जाता है नदी परियोजना, बांध परियोजना का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस जिले से संबंधित है। तो अगर हमें याद है कि धारा, रूसे, पिपरिया, मरिया मोती, मोंगरा, सूखा और सुरही परियोजना कहाँ से हैं? राजनांदगांव जिले से संबंधित हैं। इस तरह से हमने नदियों को देखा। नदी से संबंधित बांध या नदी परियोजना की अगर बात की तो धारा, रूसे, पिपरिया और मरिया मोती प्रमुख रूप से हमें राजनांदगांव जिले में देखने को मिलते हैं। इसी तरह अगर बात करें खनिज के रूप में, अगर खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो खनिज की दृष्टि से राजनांदगांव में हमें लोहा मिलेगा, सोना मिलेगा, फ्लोराइट मिलेगा और क्वार्टजाइट भी मिलेगा। अगर बात करें लोहा बोरिया टिब्बू से, सोना की बात करें तो टप्पा क्षेत्र से, फ्लोराइट की बात करें तो चांदी डोंगरी से और क्वार्टजाइट की बात करें तो अमलीडीह राजनांदगांव के अंतर्गत। तो इस तरह से खनिज की दृष्टि से देखें तो प्रमुख रूप से लोहा, सोना, फ्लोराइट और क्वार्टजाइट हमें राजनांदगांव जिले से प्राप्त होते हैं, जो कि क्वार्टजाइट अमलीडीह से, फ्लोराइट चांदी डोंगरी से, सोना टप्पा क्षेत्र से और लोहा बोरिया टिब्बू से। साथ ही साथ अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, औद्योगिक क्षेत्र की अगर बात करें तो राजनांदगांव जिले से देखें तो इंदवानी, जोरातराई, टेडेसरा, विजयतल्ला, पवनतल्ला और महरूम खुर्द राजनांदगांव जिले में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। यह भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले से संबंधित हैं। तो अगर हमें मेमोराइज अच्छे तरीके से किंदवानी, जोरातरई, टेडेसरा, विजयतल्ला, पवनतल्ला, महरूम खुर्द सारे के सारे औद्योगिक क्षेत्र हमें राजनांदगांव जिले से संबंधित हैं, जो कि मिलेंगे। यहीं पे अगर डोंगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से डोंगरी है या पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी की बात कर लेते हैं। पहाड़ी अगर देखें, पहाड़ी की अगर बात करें तो हमें पानाबरस की पहाड़ी, चितुआ डोंगरी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, कुल्हारी की पहाड़ी, चांदी डोंगरी, ये सारे पहाड़ी हमें राजनांदगांव जिले में ही देखने को मिलेंगे। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़ के पास ही, पानाबरस की पहाड़ी, चितुआ डोंगरी, चांदी डोंगरी, कुल्हारी की पहाड़ी, ये सारे कई बार पहाड़ियों को भी पूछा जाता है कि ये पहाड़ी किस जिले से संबंधित हैं, तो ये सारे नाम हमको याद होने चाहिए।
ताकि अगर एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो हम उसको सॉल्व करने में आसानी से कैपेबल हों। इस तरह से हमने एक एक करके हर चीज़ को हम लोग देखते चले गए। आगे देखें तो मैदान की अगर बात करें तो राजनांदगांव जिले से हमें छत्तीसगढ़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मिलेगा। एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम छत्तीसगढ़ का एक प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। वहीं दिग्विजय स्टेडियम हमें राजनांदगांव जिले में ही देखने को मिलेगा। इसी तरह मैदान के साथ साथ अगर गुफा की अगर बात करें, गुफा अगर देखें तो राजनांदगांव जिले में गुफा मिलेगा हमें मंडीप खोल की गुफा। मंडीप खोल की गुफा एशिया की दूसरी सबसे लंबी गुफा है। एशिया की दूसरी लंबी गुफा है मंडीप खोल की गुफा। यह साल में एक बार खुलता है। साल में एक बार खुलता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह अक्षय तृतीया के प्रथम सोमवार को ही एक बार खुलता है। साल में एक बार खुलता है और अक्षय तृतीया के प्रथम सोमवार को ही यह खुलता है। अक्षय तृतीया के प्रथम सोमवार को यह गुफा साल में एक बार खुलता है। भगवान शिव को समर्पित है। एशिया की दूसरी लंबी गुफा है मंडीप खोल की गुफा। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण जगहों को जाना। पर्यटन स्थल के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं, मंडीप खोल की गुफा, जो कि राजनांदगांव जिले में हमें मिलेगा। इस तरह से आइए आगे और भी देखें। अगर बात करें अभिव्यक्ति की, पर्सनालिटी की, तो प्रमुख रूप से हम लोग दो अभिव्यक्ति के रूप में देखेंगे, जिसमें प्रथम ठाकुर प्यारेलाल सिंह की बात करें तो इनका जन्म राजनांदगांव में दैहान नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और यह छत्तीसगढ़ के सहकारिता आंदोलन के जनक और साथ ही साथ मजदूर आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। मजदूर आंदोलन के जनक और सहकारिता आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। जन्म दैहान राजनांदगांव में इनका जन्म हुआ। साथ ही साथ देखें तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव जिले में। वहीं 1920 में बात करें तो मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1920 में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। मजदूर आंदोलन की बात करें तो 3 बार मजदूर आंदोलन हुआ, 1920, 1924 और 1937 में, जिसमें अगर बात करें तो 1920 में अधिक कार्य लिया जाता था मजदूरों से, और यह सर्वाधिक 36 दिनों तक चलने वाला एक मजदूर आंदोलन था। यह पूछा जाता है 1920 का मजदूर आंदोलन सर्वाधिक कितने दिनों तक चला, तो 36 दिनों तक। वहीं 1924 में दमनकारी नीतियों के कारण और 1937 का मजदूर आंदोलन वेतन में कटौती के कारण यह आंदोलन किया गया था। तो मजदूर आंदोलन के रूप में हम लोग 1920, 24 और 37 को प्रमुख रूप से याद रखेंगे।
आगे अगर देखें तो यहीं 1930 में पट्टा मत लो और लगान मत दो आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा चलाया गया था। वहीं 1937 की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया गया। और वर्ष 1945 में बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन एवं सर्वोदय आंदोलन की कमान छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा कमान संभाला गया था। तो प्रमुख रूप से देखें तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म दैहार राजनांदगांव में 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के जनक पूछा जाता है और सहकारिता के क्षेत्र में ही इनके द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है। 1920 के मजदूर आंदोलन में पूछा जाता है कि सर्वाधिक कितने दिनों तक चला, तो 36 दिनों तक। वहीं अगर बात करें तो 1930 में पट्टा मत लो लगान मत दो आंदोलन, 1937 में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना और 1945 में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन की कमान किसके द्वारा संभाली गई थी, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा 1945 में छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन की कमान संभाली गई थी। इस तरह से अगर आगे बढ़ें तो अभिव्यक्ति के रूप में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी का भी एक विशेष स्थान है। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी अगर बात करें तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी अगर जन्म स्थान देखें तो ग्राम रवेली वर्ष 1910 में इनका जन्म हुआ। लोक कला के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। इन्होंने लोक कला के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है और इसी के कारण इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। रवेली नाचा पार्टी की स्थापना दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के द्वारा किया गया था। ग्राम रवेली में इनका जन्म हुआ और उन्हीं के नाम से रवेली नाचा पार्टी की स्थापना दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के द्वारा किया गया। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को ही नाचा के भीष्म पितामह के रूप में छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह के रूप में जाने जाते हैं। इसी तरह देखें तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी में के नाम पे लोक कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2019 की स्थिति में देखें तो लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी सम्मान कुलेश्वर ताम्रकार को प्रदान किया गया है। 2019 की स्थिति में अगर देखें तो राज्य अलंकरण पुरस्कार कुलेश्वर ताम्रकर को प्रदान किया गया है। लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के नाम पे दिया जाता है। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के नाम पे ही छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोपिक मूवी का निर्माण किया गया है निर्देशक विवेक सारवा के द्वारा और ये निर्देशित मूवी है मंदरा जी। दाऊ मंदरा जी छत्तीसगढ़ की प्रथम बायोपिक मूवी है जिसके निर्देशक विवेक सारवा और अभिनय करता थे करण खान के द्वारा यह अभिनय करता थे। तो इस तरह से प्रमुख रूप से दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के रूप में हम लोग याद रखें तो रवेली नाचा पार्टी की स्थापना किए थे पूछा जाता है। नाचा के भीष्म पितामह के रूप में पूछा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ, रवेली। और साथ ही साथ देखें तो छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोपिक फिल्म दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी के नाम पे विवेक सारवा द्वारा निर्देशित बनाया गया है। इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण तथ्यों में राजनांदगांव जिले के बारे में जाना।
तो अगर यह वीडियो